हेलो एवरीवन, दिस इज क्वालिफिकेशन.इन और आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में जानेंगे और इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे हम नंबर्स के बारे में रियल नंबर तक हम पहुँच पाए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो नंबर है हमारा वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे एक से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे तक चलते जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है होल नंबर की। होल नंबर्स जो हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और ऐसे आगे चलते जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इनसे अपोजिट हमारे पास इरेशनल नंबर है जिन्हें आप P/Q में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई। ओके, बट आपको कुछ बुक में पाई की वैल्यू लिखा दिखेगा पाई इक्वल टू 22/7। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ये 22/7 ये तो P/Q में लिखा गया है, तो ये इरेशनल नंबर कैसे है। तो जो हमें ये 22/7 जो वैल्यू यहाँ पे पाई की दिख रही है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू ना होने के कारण हमारा पाई इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स नंबर की वो कैटेगरी है जिसमें हमारा 0, +1, -1, +2, -2 ये सभी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रियल नंबर पे। जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, रियल नंबर्स। चैप्टर 1 क्लास 10th। रियल नंबर, आप इस गोले को एक रियल नंबर मान लीजिए कि ये रियल नंबर दर्शाता है। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स which can be exist in real life that should be inside this circle. ओके, इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए और बाकी के रैशनल और इरेशनल नंबर भी आ गए। ठीक है, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें रियल नंबर्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। रियल नंबर्स के अंदर हमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस लेमा के अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि जो एक नंबर है उसको मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, तो इस एक्सप्रेशन को मैं a = bq + r की फॉर्म में लिख पाऊंगा। यहाँ पे q हमारा क्वोशेंट है और r हमारा रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 46 को 7 से, देन व्हाट आई गेट 7, 6, 42, 4। तो
इस नंबर को 46 डिवाइड बाई 7, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख पाऊंगा? 46 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख पाएंगे, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में? इससे हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 46 और 13 का HCF निकालना है, ठीक है, तो एक कॉमन मेथड होता है हमारा यूजिंग LCM, जो कि हम ऐसे करते हैं। 46 का LCM लेंगे 23 एंड 23 है। ओके, और जैसे ही मैं इसका एक्सप्रेशन 13 का LCM लूंगा तो ये 13 पे ही जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 23 और इसका आएगा 13 मल्टीप्लाई 1 LCM का। तो जो इनके बीच का HCF है, HCF होता है कॉमन पावर, तो कॉमन पावर 1 है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। HCF शुड बी 1। जबकि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? आप इसको सिंपल डिवाइड करिए, लाइक 13 से, और जब तक डिवाइड करते जाइए जब तक आपको शॉर्टेस्ट डिवाइजर ना मिल जाए, जब तक ये पूरा 0 ना हो जाए, तो शॉर्टेस्ट डिवाइजर जो होगा वो हमारा HCF होगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है इस मेथड से। सो 13 3 पे जाएगा 39, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 7। फिर इस 13 को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये फिर देखेंगे किस पे जाएगा, तो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1 7, हमारे पास आएगा 6। देन ये यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, देन अगेन चेक करेंगे 1, और लास्ट में जाएगा 6 6 0। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर आया वो है 1। तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 46 एंड 13 इज 1। तो एक सिंपल मेथड ये है जो कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। is calculate HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक एप्लीकेशन है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं। सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है? हम कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको एग्जांपल से बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे ये थ्योरम एग्जैक्टली मतलब डेफिनेशन वाइज क्या है। ओके, तो जैसे मैं एक रैंडम नंबर चूज कर लेता हूं लाइक 242, तो इसको मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पाऊंगा, जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो लेट्स सी, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो व्हाट आई गेट दिस दिस एंड दिस। तो मैं कह सकता हूं 242 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2
2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो मैं ये इसको ऐसे लिख पाऊंगा 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। तो यहाँ पर मेरे पास दो प्राइम नंबर हैं 2 एंड 11, और उनके मैं पावर में ऐसे लिख पाऊंगा, अगर 2 से 3 से या 4 से इतनी बार हमारा रिपीट हो रहा है नंबर, तो उसको मैं ऐसे पावर में लिख दूंगा। तो ये मैं ऐसे लिखूंगा 242, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। तो यही स्टेटमेंट हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? तो एप्लीकेशन वाइज we can find LCM and HCF using this theorem. Find HCF and LCM. ओके, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि हम HCF कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे और LCM कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे यूजिंग दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेट अस सपोज मैं दो नंबर ले लेता हूं like 24 and 36। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम अलग अलग कैलकुलेट करूं तो उनसे मेरे को इन दोनों का इकट्ठा एलसीएम कैसे मिलेगा और एचसीएफ कैसे मिलेगा, अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं। 24 एलसीएम लेंगे, 12 पर जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो 24 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सिमिलर वे ये 36 है, 36 का एलसीएम 2 पे जाएगा, 18 आएगा, देन 2 पे जाएगा, 9 आएगा, 3 एंड 3। तो जो मेरा ये 36 का एलसीएम आया है वो आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन पावर देखेंगे। कॉमन पावर कैसे? ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो जो मेरा एचसीएफ आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि हमारा आंसर आएगा 12। बट एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो पावर कॉमन आ रही है हम उसको एक बार लिखेंगे लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और बाकी के जो पावर या जो नंबर बच गए हैं उनको एग्जैक्टली एक बार लिखेंगे, जैसे 2 और 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 6 जा 72। तो ये हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 is 72 and HCF of 24 and 36 is 12। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। Our third topic is decimal expansion। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको मैं अगर उसका डिनोमिनेटर, जैसे मेरे पास एक रैशनल नंबर है तो वो हमारा p अपॉन q की कॉपी है, तो जो ये डिनोमिनेटर है ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। कंडीशन इज जो q है उसको मैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n अगर ऐसे लिख पाऊं तो ठीक है। अगर मैं
डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में नहीं लिख पाता तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि उसका डेसिमल के बाद वैल्यू चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/8 का एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसको मुझे चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो लेट्स सी 1/8। फर्स्ट स्टेप इज हम ये चेक करेंगे उसको मैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में लिख पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो 8 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 2⁻3, जबकि इधर हमारे पास 5 की पावर्स नहीं आई है। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे 5 की पावर मैं 0 मान सकता हूँ, 5 की पावर 0। ठीक है, कोई पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 है बस। तो जो ये हमारा 1/8 है, ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। हम इसको चेक कर पाएंगे कैसे? 1/8, तो 0 पॉइंट, ये 2 पे जाएगा, 0 16 5 40। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 1 2 5 के बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 1/7। 1/7 इस एग्जांपल को अगर मैं 7 का एलसीएम लेता हूं, जो कि हमारे पास आएगा 7 ओनली, 1/7, तो ये नंबर हमारा 7 डिनोमिनेटर वाला, इसको मैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करके भी चेक करोगे तो ये वैल्यू कभी नहीं रुकेगी, चलती जाएगी। मैं थोड़ा सा कुछ डेसिमल तक दिखा देता हूं। ये ऐसे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे इस रियल नंबर्स में। अब इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना, लाइक प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बहुत आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उसको देख लेते हैं हम, क्या स्टेप्स है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज ए irrational number। ओके, तो मेरे को ये √2 जो नंबर है वो इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम ये मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर मैं इस नंबर को रैशनल नंबर मानता हूं, तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जो कि हमारी है √2 = p/q। ओके, हियर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरे पास आएगा √2q = p। ओके, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2q² = p²
ठीक, तो यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो p है वो डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि 2 के साथ कुछ कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका हमें शो करता है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होता है। p इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो मैं ये लिख पाऊंगा p इक्वल टू 2c, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है 2 के साथ जो मिला के हमारा p बन रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ लाइक p स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो q है वो भी डिविजिबल बाय 2 है। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है कि जब भी हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं p बाई q की फॉर्म में, तो हमारा p एंड q आर को प्राइम, मतलब कि p और q के 1 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, ओनली 1 कैन बी कॉमन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा 1 के अलावा दोनों नंबर p एंड q आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो जो हमारी ये कंडीशन है ये वॉयलेट हो रही है, इसी कारण जो हमारा √2 है वो रैशनल नंबर ना होके इट इज इरेशनल नंबर। हैंस प्रूव्ड। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख भी पाओगे, हेयर p and q both divisible by 2। This is not possible। इस कंडीशन की वजह से ये फेल हो गया कि √2 रैशनल नंबर है, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने लेट किया था वो गलत हो गया और √2 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हुआ है। ओके, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं इसको रख कर देता हूं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे फ्रॉम 1 टू एंड। ओके, एक्सरसाइज 1.1, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 140। ठीक है, तो जैसे ही मैं 140 का एलसीएम लेता हूँ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तो जो मेरा पहला जो नंबर है जिसको मेरे को चेक करना है वो 2 पे चेक करेंगे। तो 2 से जैसे देखता हूँ ये पूरा डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, तो 2 7 14 0। अगेन 2 से डिविजिबल है, 35 पे जाएगा। देन 5 पे चेक करेंगे क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 + 3 8 होता है। 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 5 पे चेक करेंगे। तो 5 7 35 और लास्ट हमारा ये 7 1 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो 140 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 5 × 7। इसको मैं लिख पाऊंगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, इतना सिंपल हो जाएगा। सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है वो है 156। 156 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो अगेन मैं चेक करूंगा लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट मेरे पास 6 है, जो कि ये बताते हैं ये 2 से डिविजिबल है। तो जैसे ही मैं 2 से कट करूंगा 2 7 14 2 8 16। ओके, तो ये पूरा कट जाएगा।
ऐसे ही 2 से अगेन मैं चेक करता हूँ, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो ये कंप्लीट इसका डिवाइड हो गया 2 से। अब नेक्स्ट मैं चेक करूंगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नेक्स्ट 13 पे जाएगा ये, 13 1 जा 13। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टर्स। तो 156 इक्वल टू आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो मेरे पास ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास है 3825। 3825। तो पहले मैं इसको नोट करूंगा इस नंबर को, उसके बाद मैं इस पे एलसीएम परफॉर्म करूंगा। तो जैसे ही मैं देख पा रहा हूं लास्ट डिजिट मेरा 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो ये नंबर मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट मैं 3 पे चेक करूंगा, 3 के लिए क्या कंडीशन है, इन सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे ही मैं चेक करता हूं 8 + 2 10, 10 + 5 15 + 3 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे ही मैं 3 से ट्राई करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, तो ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये 3 से मैं कर सकता हूं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, अगर मैं अभी दोबारा से 3 से करने की कोशिश करूंगा तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो इसलिए नेक्स्ट जो नंबर हमारा है वो है 5। तो 5 पे चेक करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ओके, लास्ट में 5 है तो ये फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है। तो चेक करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो 17 हमारे प्राइम नंबर है, तो 17 पे ही जाएगा, 17 1 जा 17। जो मेरे पास 3825 है उसको मैं लिख पाऊंगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, जिसको मैं एक फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रन कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005। तो मैं पहला स्टेप करता हूं, इस नंबर को लिखता हूं एलसीएम परफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 5 10 होता है, तो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं जाएगा। लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 0 0 5 1 जा 5। अगेन अगर मैं इसको 5 से चेक करता हूं तो 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर 5 नहीं है। 7 पे चेक करता हूं तो लेट्स सी, देखिए 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। तो ये 3 से चला जाएगा लास्ट में और ये पूरा नंबर मेरे पास आएगा 143। अगेन 7 से नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 11 पे लेके जाता हूँ। 11 से क्या होगा, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33 और लास्ट में हमारा ये 13 पे चला जाएगा, 13 1 जा 13। तो जो मेरे पास 5005 का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन 7429। 7429। तो मैं पहला स्टेप परफॉर्म करता हूं 7429। तो जैसे ही आप इसको चेक करोगे ये 2 3 5 7 11 13 इन पे नहीं जाएगा,
ये जाएगा 17 पे। और चेक करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ आपको कैसे चेक करना है। 17 पे जाएगा तो आप इसको साइड में थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना ऐसे करके। मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दे देता हूँ इसकी। 17 ओके, देन ये हम 17 का टेबल लिखेंगे 17, 34, 51, 68, 85। तो ये पहले 4 पे जाएगा, 68 आएगा इधर, माइनस कर लेंगे 6, 2। देन ये 3 पे जाएगा 73 या 51, जो कि हमारा आंसर आएगा 1, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 17 के टेबल में ये 7 पे जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 437। ये 0 हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे 437। ऐसे ही आप इस नंबर को देखोगे तो ये 19 पे जाएगा। आप इसको चेक कर पाएंगे ऐसे 437। इसको मैं अगर 19 से डिवाइड करता हूँ तो हम चेक करेंगे 19, 38, 57। तो ये 2 पे जाएगा, 38 पे जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो बचेगा रिमाइंडर वो आएगा 5, और यहाँ पे ये 7 नीचे उतार लेंगे तो ये 3 पे चला जाएगा 57। ओके, तो मेरे पास जो यहाँ पे 19 पे डिवाइड करने पे आया वो आया 23। तो 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 पे ही जाएगा 1। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 7429 इक्वल टू 70, 19, 23। तो as compared to other question, this is little bit trickier, so you can star mark this for exam. एग्जाम में ऐसा कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अप टू 17, 19, 23 तक चेक करना पड़ सकता है। तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको किस नंबर पे चेक करना होता है। आपको 1 बाय 1 ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको सिंपल पहले प्राइम नंबर पे चेक करना होता है। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 30, 17, 19, 23, 29। आपको इस तरीके से चेक करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहां तक आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई देम। ओके, तो हमें एक चीज गिवन है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये जो दो नंबर है, यहाँ पे जिन दो नंबर का हम एलसीएम या एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो इनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल होता है। ओके, तो ये आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये एक स्पेशल नोट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट इज 26 एंड 91। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों का अलग अलग एलसीएम लेता हूं। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा आपको एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो 26 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। तो 26 को मैं लिख पाऊंगा 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही अगर मैं 91 का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 and here 13 1 जा 13। so 91 equal to 7 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही मैं इनको ऐसे लिखता हूं लाइक 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। सो इन दोनों में पावर सेम है, जैसे कि 13 की पावर 1। तो ये दोनों अगर यहाँ पे कॉमन आ गए तो मेरे पास जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इक्वल टू 13। और एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई
इन दो पावर को एक बार लिखना है जो कॉमन आई है, जैसे कि 13 पावर 1 13 पावर 1, तो ये जो नंबर है ये एक बार लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई जो पावर बच गई, जैसे 7 की 1 पावर बच गई तो यहाँ पे लिख देंगे 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 13 7 जा 91 दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 9 2 जा 18। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया, ये मेरे पास एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको ये वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर पाऊंगा, मैं इसको रख कर देता हूँ इस हिस्से को। तो अब ध्यान से देखिए इधर, एचसीएफ हमारे पास आया 13 मल्टीप्लाई एलसीएम आया हमारे पास 182। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 13 2 जा 26 2 0 13 8 जा 104 and 2 106 13 1 जा 13 and 10 23 2366। ओके, दिस इज बाय एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, तो जैसे ही मैं अब इसका प्रोडक्ट ले लेता हूं 26 मल्टीप्लाई 91, हमें इसका चेक करना है क्या आएगा आंसर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेता हूं। 6 1 जा 6 9 6 जा 54 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 9 2 जा 18। तो मैं जैसे ही इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 6 6 13 and 2। तो आप इस प्रकार चेक कर पाओगे जो एलसीएम ऑफ 26 and 91 मल्टीप्लाई HCF of 26 and 91 that is equal to product of 26 and 91। तो ये आप ऐसे प्रूफ कर पाएंगे कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ओके, नाउ वी कैन ट्राई सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, सो मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 510 मल्टीप्लाई 92, 510 and 92। तो मेथड इज सेम, पहले हम एलसीएम लेंगे 510 का जो कि मेरे पास आएगा 2 पे जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 and 2 5 जा 10, देन 3 पे जाएगा 3 8 जा 24 3 5 जा 15। अब ये 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि 8 + 5 13 होगा, तो हम 5 पे जाएंगे। तो 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और यहाँ पे ये 7 पे चला जाएगा। तो जो मेरे पास जो नंबर आएगा 510 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, ऐसे ही 92 के लिए अगर हम चेक करेंगे एलसीएम तो 2 पे जाएगा 2 4 जा 8 2 6 जा 12, अगेन 2 पे जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ये जाएगा 23 पे जाएगा 23 1 जा 23। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो जैसे ही मैं देख पा रहा हूं इधर यहाँ पे 2 की पावर कॉमन है 1, ठीक है, और बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो मेरे पास आएगा 2। ठीक है, और एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा इस कॉमन वाली जो टर्म है उसको एक बार लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आई थिंक 23460। तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ 23460। तो ये मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
ये मैंने आपके लिए पहले से इक्वेट करके रखा हुआ था। अब जैसे ही आप एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करोगे तो जो हमारा है 23460 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 0 0 6 2 12 1 4 2 8 और 1 9 और 3 2 6 और 2 4 46920। ठीक है, और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 510 मल्टीप्लाई 92, तो इसको भी थोड़ा आप इक्वेट करके ऐसे चेक कर लेंगे 510 मल्टीप्लाई 92, so that is equal to 9 0 0 9 1 9 9 5 45, और आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आया है 46920। तो आप इस प्रकार से इसको वेरीफाई भी कर पाएंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि हमें दिया गया है 336 एंड 54। 336 एंड 54, तो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। 336 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा, पहले 2 पे चेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ओके, अगेन 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 3 पे, 3 7 जा 21, और यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7। ओके, तो मेरे पास जो 336 का जो एलसीएम आया वो आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब मैं 54 का एलसीएम लूंगा तो वो आएगा मेरे पास 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जो मेरे पास 54 का एलसीएम आया वो आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, तो ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से ये 3 कॉमन आ गया, बाकी कोई टर्म इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि मेरा 6 आया। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम अगर इक्वेट करूंगा तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और बाकी पावर को जितनी बार वो है वो लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो हम इसको पहले लिखेंगे, देन हमारे पास टर्म बचेंगी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। आप जैसे इस एलसीएम को इक्वेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3024। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3024। ठीक है, अब मैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम परफॉर्म करूंगा, जो कि मेरा है 6 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है 3024। तो ये मेरे पास इक्वल आएगा 6 4 जा 24, 18144। ओके, तो मेरे पास जो ये आएगा 18144। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर 336 मल्टीप्लाई 54, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी मेरे पास 18144 आएगा। ठीक है, सेम सिंपल मल्टीप्लाई करके हम चेक कर पाएंगे, तो ये हमारा ऐसे ही फिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, सेम मेथड से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ओके,
लेकिन अब की बार नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, नंबर हमारे पास 3 है, 12, 15 और 21। 12, 15 एंड 21। तो मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ एलसीएम इनका पहले। 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15, 3 5 15, 5 1 5। 21 के लिए करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वेल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। तो आप देख पाएंगे इन सभी नंबरों में 3 कॉमन है, ठीक है। तो मेरे पास जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये कॉमन टर्म जो कि हमें एक बार लिखना है बस, ओके। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 7 5 35, 35 2 जा 70 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। सो ये मेरे पास आएगा 420, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, मेरे पास 3 नंबर है 17 23 29, ओके, जिसको हमें इक्वेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, 17 23 एंड 29। तो जैसे ही मैं 17 का एलसीएम लेने की कोशिश करता हूं तो ये प्राइम नंबर है तो ये 17 पे ही जाएगा। ऐसे ही 23 प्राइम नंबर है तो 23 भी 23 पे ही जाएगा, और 29 भी सेम 29 पे ही जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेंगे वो बनेगा 17 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1, 23 को क्या लिख पाऊंगा मैं, 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 को 29 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो तीनों के एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1। इसको अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11339, ठीक है। आप इसको ऐसे कर पाएंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, हमारे पास गिवन है नंबर 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, ठीक है। तो पहले मैं 8 का एलसीएम ले लेता हूं जो कि मेरे पास आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। तो 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 9 के लिए चेक करेंगे तो 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 के लिए जो एक्सप्रेशन है वो आएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फॉर 25 इट इज 5 1 जा 5। तो फॉर 25 इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर एक भी टर्म कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा टर्म है जो कॉमन है। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा वो होगा जो कि 1 गिवन कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 1। और एलसीएम के लिए आप बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और आप जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लाइक 2 टू द 4 4 टू द 8 मल्टीप्लाई 3 जा 9 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 9 टू द 18 19 20 21 22 225 मल्टीप्लाई 8 जो कि हमारा इक्वल होता है 8 5 जा 40 0 4 8 टू 16 और 4 20 0 2 8 टू 16 17 18, तो 1800 हमारा पास जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि HCFO 306657 HCFO 306657 that is equal to 9, and next thing is LCM is I have to find LCM of 306 and 657। ठीक है, तो हमें एक रिजल्ट गिवन है जो कि हमें पहले से पता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, LCM हमें फाइंड आउट करना है, LCM ऑफ 306657 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे HCF ऑफ 306657 से, और ये इक्वल होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि हमारे पास है 9। ठीक है, तो LCM ऑफ 306657 दैट इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा इसके नीचे। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 22338 22338। यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार रीड कर देता हूं। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमारे पास गिवन है, हमें चेक करना है कि कोई भी 6 की पावर n कैन एंड विद 0, कि इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 6 को फैक्टराइज करूं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख पाऊंगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं इसको मैं लिख पाऊंगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो यहां पर 2 की पावर n और 3 की पावर n में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आता। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन लूं तो इसलिए मैं कह सकता हूं नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देनी है। आप यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ये कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, हमारे पास दो एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है
ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, हमें ये चेक करना है। आर कंपोजिट नंबर्स। पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा और अपने खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मैं 13 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, जो कि हमारे पास आएगा 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78। 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 6। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर आ गए 13 और 6। ओके, तो 13 और 6 दो नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 7 6 42 42 मल्टीप्लाई 4 3 12 12 2 24 प्लस 1। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 1009। इसका भी कोई फैक्टर अब आगे फर्दर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी दो नंबर मेरे पास आए हैं 5 और 1009, जो कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनका अलग से कोई फैक्टर नहीं है, यही दो है। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझने में इजी रहेगा। A circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round. एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, उसको एक कंप्लीट राउंड लगाने में पूरे राउंड का 18 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, सिमिलर वे रवि टेक 12 मिनट। यहाँ पे एक और पर्सन है जिसका नाम है रवि टेक 12 मिनट टू कंप्लीट दिस वन राउंड। ओके, तो अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्टिंग लाइन एंड दे स्टार्ट रनिंग लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होगा हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने टाइम बाद इस सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो सेम पॉइंट के लिए हमें क्या पता है, हम क्या करेंगे 18 और 12 का क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए एप्लीकेशन बेस्ड, आपको सेम टाइम पे पूछा गया हो, दो अलग अलग टाइम दिए गए हो, तो आपको सिंपल उनका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं 18 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करूंगा, लेट्स सी क्या आता है। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 18 का जो मेरे पास एलसीएम आया है वो आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही जो मेरे पास 12 है उसका जो एलसीएम आया है वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो जो 12 का एलसीएम आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमें जो कॉमन टर्म है वो एक बार लिखना है। ठीक है, like 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो मेरे पास आंसर आएगा 3 2 6 6 2 12 12 3 36 मिनट। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा
आफ्टर 36 मिनट दे बोथ मीट एट द स्टार्टिंग लाइन। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम की एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें दिया गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर रूट 5 को हम एक रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो मैं रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख पाऊंगा, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, एंड वन मोर थिंग, पी और क्यू आर को प्राइम, मतलब इन दोनों में सिर्फ वन ही एक ऐसा एटलीस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स वे नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख पाऊंगा रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। ओके, स्टेप 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो यहां पर हमें मिलेगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं एक कैलकुलेशन करके ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि यहां पर मल्टीप्लाई में 5 है क्यू स्क्वायर के साथ, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगेन, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अगर p 5 से डिविजिबल है तो मैं इसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में मान सकता हूं, लाइक p इक्वल टू 5c। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा इस इक्वेशन में, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। पुट पी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे हमारे पास आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, तो यहां से एक कंक्लूजन मैंने निकाला कि 5 के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है, तो q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट q इज डिविजिबल बाय 5। ओके, यहां पर अब इसका मेन कंक्लूजन हम करेंगे। तो इन दो स्टेटमेंट से हमें क्या मिला
कि P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है, तो कॉमन फैक्टर इज 5। कॉमन फैक्टर इज 5 फॉर P एंड Q। जबकि हमने लेट किया था कि P एंड Q आर को प्राइम, इसका मतलब 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, hence root 5 is a irrational number। n आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। लेट 3 plus 2 root 5 is a rational number। This implies that 3 plus 2 root 5 is equal to P by Q, here Q not equal to 0, P and Q are co-primes। Okay, 2 root 5 is equal to P by Q minus 3। अगर मैं रूट 5 को एक साइड रखूं और यहाँ पर मैं 1/2 P by Q minus 3 इसको ऐसे फिट करूं, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रूट 5 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है जो मेरा राइट हैंड साइड है वो भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो मैं ये कंक्लूजन लगा सकता हूं कि here root 5 is a irrational number। Okay, it implies that our assumption is wrong three plus 2 root 5 is a irrational number। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा, ये इरेशनल होने से हमारा नंबर इरेशनल कैसे हुआ। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को एडिशन करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल आता है। सिमिलर वे एक और प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, इस केस में भी हमारे पास इरेशनल नंबर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये दो छोटी सी प्रॉपर्टी हैं जो हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। मैं इसको रख कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। सो 1/√2 में स्टेप्स आर सेम। हम पहले इसको एक रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। तो मैं 1/√2 को लिख पाऊंगा p/q नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरे पास नंबर आएगा q/p दैट इज इक्वल टू √2/1। ओके, सिंपल। मैंने इन दोनों की स्पेस चेंज की है, q/p इक्वल टू √2/1। ओके, तो इसको मैं लिख पाऊंगा √2 इज इक्वल टू q/p। ओके, here we know that √2 is an irrational number. Okay, this implies that our assumption was wrong. 1/√2 is an irrational number. Okay, very simple. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करने की कोशिश करूंगा, इसको मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5। We have to prove 7√5 is a irrational number. So we are doing some operations on this. Okay. So let 7√5 is a rational number. Okay. Then we can say that 7√5 is equal to p/q. ठीक है, इतना कर लेंगे, वेरी सिंपल। q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो √5 इक्वल टू p/q मल्टीप्लाई 1/7। तो इसको मैं लिख पाऊंगा √5 इक्वल टू p/7q। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे √5 इज एन irrational number। तो जो नंबर हमने यहाँ पे p/q के इक्वल माना है वो भी irrational होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS। therefore our assumption was wrong। hence 7√5 is an irrational number। मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड का थर्ड पार्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव दैट 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। 6 + √2। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट 6 + √2
is a rational number. तो मैं ये लिख सकता हूं 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं इक्वेट करूंगा तो रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। ओके, अगेन वी हैव द सेम कंक्लूजन हियर, रूट 2 इज ए irrational number। अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरी इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी मेरी इरेशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर आवर assumption was wrong, hence 6 plus root 2 is an irrational number। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 10 मैथमेटिक्स इज कंप्लीटेड। थैंक्स टू स्टे विद अस, बाय बाय।